तो आज का जो मैराथन में जो टॉपिक जो था आपका, ठीक है, टॉपिक जो था स्वतंत्र राज्यों का उदय, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संबंध। ठीक है, इसमें अवध, मैसूर, पंजाब, मराठा, सिख, राजपूत, हैदराबाद इंपायर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे मेनली। तो पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने ये रहा। ठीक है, थोड़ा हम लोग इसमें गति को अधिक रखेंगे क्योंकि हमारा मैराथन सेशन है, तो इसलिए जो यूट्यूब पे जो वीडियो देख रहे हैं तो ये मत समझिए कि पढ़ाने का तरीका है ये, खास करके स्पीड का इसमें ध्यान रखा गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये जल्दी जल्दी में करेंगे क्योंकि ऑलरेडी पहले से सब कुछ पढ़ा हुआ, हम लोग बस रिवीजन कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन 18वीं शताब्दी में अवध राज्य का संस्थापक था? तो कौन हो जाएंगे? सादत खान। ठीक है, अवध राज्य की स्थापना की बात करेंगे तो 1722 में हुआ था। ठीक है, और वहां पे सादत खान को बुहरान उल मुल्क की उपाधि दी गई थी। किसने दिया था? तो बुहरान उल मुल्क की उपाधि सादत खान को मोहम्मद शाह ने दिया था। ठीक है, मोहम्मद शाह ने दिया था। और अब साउथ में आप जाओगे तो आप निजाम उल मुल्क की उपाधि जो थे किसको मिला था? किनकिलिस खान को मिला था। वो भी किसने दिया था? तो मोहम्मद शाही ने दिया था। ठीक है, और अवध का क्या था? तो इनको सूबेदार नियुक्त किया गया था। ठीक है, अवध अंग्रेजों और मराठों राज्यों के बीच में मध्य में था, इसलिए अवध की बात करेंगे। तो अवध और, ठीक है, अवध की बात करेंगे ना, मराठा और ब्रिटिश के बीच में बफर स्टेट बनाता था। क्या बनाता था? बफर स्टेट बनाता था। कन्नौज से लेकर पूर्व में कर्मनाशा तक फैला हुआ था। ठीक है, इसने अवध की राजधानी को फैजाबाद बनाया था। ठीक है, तो ये सादत खान ने क्या किया था? अवध की राजधानी को क्या बनाया जाता था? बनाया था, फैजाबाद बनाया था। ठीक है, और 1775 ईस्वी में अवध के नवाब आसुफदौला 1775 से 1797 ईस्वी ने अपनी राजधानी फैजाबाद से मतलब लखनऊ हस्तांतरित कर दी। ठीक है, तो फैजाबाद जो था अवध की राजधानी था। लखनऊ लेकर कौन आया था? क्या बताएंगे? आसुफुदौला। क्या नाम था? आसुफुदौला की बात करेंगे तो उसने राजधानी को मतलब क्या किया था? लखनऊ लेकर आ गया था। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, भूलना नहीं है। तो राजधानी को लखनऊ लेकर किसने? था, आसुफुदौला आया था। ठीक है, ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, भूलेंगे नहीं। चलिए, काफी अधिक महत्वपूर्ण है, किसी को भी इसको भूलना नहीं है। लेकिन अवध की राजधानी शुरुआत में क्या थी? तो शुरुआत में फैजाबाद हुआ करती थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है, महत्वपूर्ण है। चलिए, अब हम लोग आगे चलेंगे तो आगे भी कुछ प्रश्न, उसमें भी जरा हम लोग ध्यान देते हैं। अवध राज्य की बात करेंगे, अंग्रेज के लिए दुधारू गाय था। ये अंग्रेजों का बफर स्टेट राज्य कहलाता था। किसके किसके बीच में बफर स्टेट था? मराठा एवं अंग्रेजों के बीच में बफर स्टेट था। ठीक है, अवध को जैसे चाहते थे तैसे ये लोग उसका दोहन कर रहे थे। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य अंग्रेजों के लिए दुधारू था? तो ध्यान रखेंगे अवध की बात की। किसके? अवध। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी अवध के नवाबों की प्रथम राजधानी थी? तो प्रथम राजधानी तो फैजाबाद था, बाद में आसफुद्दौला के समय कहां हो गया था? तो लखनऊ हो गया था। ठीक है, 18वीं शताब्दी में अवध का सबसे पहला नवाब वजीर कौन था? तो क्या नाम था उनका? नवाब वजीर तो शहादत अली खान या फिर शुजाउद्दौला। क्या होगा इसका उत्तर? क्या होगा? ठीक है, तो ध्यान में इसको रखना है। ठीक है, तो शहादत खान के बाद उसका भतीजा और दामाद सफदरजंग अवध का नवाब बना। 1748 में मुगल सम्राट अहमद शाह ने सफदरजंग को अपना वजीर नियुक्त किया था। ठीक है, इसका आंसर सफदरजंग लेगा। ठीक है, सूबेदार था वो, नवाब वजीर नहीं बना था वो। ठीक है, सफदरजंग लेगा। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ना शहादत खान, तो शहादत खान की बात करें, नवाब शहादत खान की बात करेंगे। ठीक है, वो कौन था? तो ध्यान में रखना है, सूबेदार नियुक्त किया गया था। ठीक है, वजीर नहीं बना था। वजीर इज जस्ट लाइक प्राइम मिनिस्टर। हाँ बिल्कुल, ठीक है। हालांकि यहाँ पे संघ लोक सभा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर डी माना है। ठीक है, अपने वंश का पहला नवाब वजीर, इसके बाद उसके उत्तराधिकारी भी नवाब वजीर कहलाने लगे। ठीक है, हालांकि इसको डी उत्तर माना गया है। एक मिनट, डी में किसको ले लिया है? तो आयोग ने इसका आंसर जो है तो नवाब शहादत खान को माना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है सबसे पहला नवाब वजीर किसने बना था? सफदरजंग बना था। ये कौन था? तो सूबेदार था अवध का, जस्ट लाइक गवर्नर टाइप का व्यक्ति था। ठीक है, चलिए वो आगे देखेंगे, आगे कौन सा प्रश्न है। ठीक है, अहमद शाह ने 1747 सफदरजंग को किस पद पर नियुक्त किया था? तो कौन सा? तो साम्राज्य का वजीर बनाया था। ठीक है, क्या बनाया था? तो साम्राज्य का वजीर बनाया था। इलाहाबाद की संधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, इस पर 1765 में हस्ताक्षर किए गए थे। तो बिल्कुल इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो 1765 में। ठीक है, 1765 16 अगस्त को 2 दिन हुए। हाँ बिल्कुल, मुगल सम्राट ने एक फरमान के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी औपचारिक रूप दे दी। ठीक है, 50 लाख रुपए के भुगतान पर अवध इनके नवाब को लौटा दिया गया। या फिर बनारस तथा आसपास का इलाका अवध को अलग करके शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया गया। ठीक है, तो ये गलत है। ठीक है, ध्यान रखना है। तो क्या होगा यहाँ पे? 1765 में बंगाल के गवर्नर के रूप में कलाइब आया। उसने 1765 में 2 संधियां की, एक मुगल शासक शाह आलम सेकेंड के साथ तथा दूसरा जो था अवध के नवाब के साथ की थी इलाहाबाद में। ठीक है, अवध के साथ संधि में नवाब और अंग्रेजों के बीच में हुई संधि में नवाब इलाहाबाद के करा और मानिकपुर को,
ठीक है, शाह आलम द्वितीय को देने पर कंपनी के 50 लाख रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में देने को राजी हुआ था। ठीक है, बलवंत सिंह बनारस का, बलवंत सिंह की बात करेंगे, एक मिनट। तो हाँ, बलवंत सिंह को बनारस का जमींदार और उसके स्टेट को पुनर्धिकार देने और जरूरत के समय कंपनी की सैन्य सहायता देने पर सहमत हुआ। बदले में नवाब के अधिकार क्षेत्र को स्वीकार लिया गया। कंपनी उसकी सीमाओं की रक्षा करने हेतु सैनिक मदद देने पर राजी हुई। शाह आलम द्वितीय के साथ संधि में क्या होता? शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में संधि के अंतर्गत कुछ निर्णय लिए गए, जो कि इस प्रकार है। शाह आलम द्वितीय कंपनी के संरक्षण में आ गया। ठीक है, इलाहाबाद के करा और मानिकपुर नवाब द्वारा दिए गए मुगल शासक को सौंप दिए गए। बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी गई। इसके लिए कंपनी बादशाह को वार्षिक 26 लाख रुपए का भुगतान करना निर्धारित किया गया। अतः स्पष्ट है से दी सही नहीं है। एक चीज और भी ध्यान में रखिएगा, ये शाह आलम द्वितीय को कहां बोला गया था रहने के लिए? दिल्ली में या फिर इलाहाबाद में ही बोला गया था, तुम इलाहाबाद में ही रहो। शायद दिल्ली बोला गया था। नहीं, इसको इलाहाबाद में रहने के लिए बोला गया था। दिल्ली में फिर से ना मराठों की मदद से आगे चल के फिर ये शासक बनता है। ठीक है, 1799 किंग जॉर्ज को बादशाहनामा किसने भेंट किया? तो 1799 किंग जॉर्ज को, ठीक है, बादशाहनामा किसने भेंट किया? अबुल फजल ने, अहमद लाहौरी ने, या फिर अवध के नवाब ने? तो किसने दिया था? अवध के नवाब ने। तो बादशाहनामा की रचना शाहजहां के दरबारी इतिहासकार अब्दुल अहमद लाहौरी ने की थी। किसने की थी बादशाहनामा की रचना? किसने की थी? तो अब्दुल हामिद लाहौरी ने की थी। ठीक है, 1799 में किंग जॉर्ज तृतीय को अवध के नवाब सादत अली खान ने बादशाहनामा भेंट की। बादशाहनामा का शाही चित्तन पांडुलिपि ब्रिटेन के विंडसर कास्टम में रॉयल लाइब्रेरी में संरक्षित है। 1801 में इसी ने बेलेजली की सहायक संधि भी स्वीकार किया था। ठीक है, तो ध्यान में रखना है। तो बेलेजली की सहायक संधि स्वीकार करने वाला कौन था? पहला कौन था 1801 में? 1801 में किसने स्वीकार किया था? 1798 में तो आपका पहला जो था निजाम था 1801 में इसने किया था। बिल्कुल, 1801 में अवध किया था। तो अवध के प्रशासन पर निम्नलिखित रिपोर्टों को पढ़े और नीचे दिए गए कूट से उनका सही कालानुक्रम पता करें। नैरेटिव ऑफ ए जर्नी थ्रू द अपर प्रोविंसेस ऑफ हिंदुस्तान, जर्नी थ्रू द किंगडम अवध इन द ईयर्स 1849 से लेकर 50 तक। आउटरम्स रिपोर्ट, तो कौन रिपोर्ट पहले आया? तो ध्यान में, सबसे पहले आउटरम रिपोर्ट सबसे बाद में आया था। इसी रिपोर्ट के आधार पर, ठीक है, अवध का क्या किया गया? तो अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। ठीक है, तो सबसे पहले रिपोर्ट जो था नैरेटिव ऑफ ए जर्नी थ्रू द अपर प्रोविंसेस ऑफ हिंदुस्तान, उसके बाद है जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर्स 1849 से लेकर 50 तक, उसके बाद आउटरम रिपोर्ट आती है। ठीक है, नैरेटिव ऑफ द जर्नी थ्रू द अपर प्रोविंसेस ऑफ हिंदुस्तान नामक रिपोर्ट पादरी बिशप हेबर ने लिखा था। किसने लिखा था? पादरी बिशप हेबर ने लिखा था। ठीक है, 1828 ईस्वी में प्रथम प्रकाशन हुआ था। तो जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर्स 1849-50 कर्नल स्लीमन ने लिखा था। ठीक है, या कर्नल स्लीमन ध्यान में रखना। जबकि आउटरम की रिपोर्ट 1856 में लिखी गई थी, जिसको आधार बनाकर अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय किया गया था। तो ये स्लीमन की बात करेंगे तो वहां का रेजिडेंट ये भी था, लेकिन स्लीमन ने, ठीक है, अवध का ब्रिटिश एम्पायर में विलय करने से इनकार कर दिया। इसने बोला था करना ठीक नहीं रहेगा, तो स्लीमन को हटा को अपोज किया था, अपोज किया था स्लीमन ने। ठीक है, तो स्लीमन को हटा दिया जाता है। किसको भेजा? आउटरम को भेजा जाता है। इसलिए आउटरम को मतलब क्या किया गया? तो आउटरम को भेजा गया और आउटरम ने क्या किया? विलयकरण को मंजूरी दे रहा। स्लीमन ने विरोध किया था। स्लीमन वही है जो कि भारत में ठगी प्रथा के बीच ने अंत करने में सहयोग दिया था। ठीक है, तो स्लीमन इंपॉर्टेंट नाम है, इसको आप चाहे तो ध्यान में रख सकते हैं, भूलना हो तो भूल भी सकते हैं। किसकी सहायता से हैदर अली ने 1755 में डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की? तो फ्रेंच विशेषज्ञ। ठीक है, बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया डिंडीगुल में। ठीक है, तो डिंडीगुल में कब किया था? ध्यान में रखना है, तो 1755 में किया था। ठीक है, और 1761 में मैसूर के शासक बना। इसलिए मैंने बोला था इनको कभी भी इनसे 1761 में मुगलों की क्या औकात थी जो है हैदर अली या टिप्पू सुल्तान से फेसअप करेगा? नहीं करेगा ना। ठीक है, तो कभी भी इनको मुगलों से कभी इनका फेसअप हुआ ही नहीं। ठीक है, इसलिए मुगलों से इनका कोई संबंध नहीं था। इसलिए जब मैसूर स्टेट को मुगलों से परिधि के बाहर के स्टेट के तौर पे काउंट करते हैं। ठीक है, विद्रोही राज्य में नहीं आएंगे। ठीक है, हाँ, इनका जो फेसअप जो होता था किसके साथ? मराठों के साथ होता था। ठीक है, किनका होता था? मराठा के साथ होता था। ठीक है, ध्यान में रखना। तो डिंडीगुल की बात करेंगे, वहां पे आधुनिक शस्त्रागार हैदर अली के द्वारा स्थापित किया गया था 1755 में। ठीक है, ध्यान में रखना है। और 1761 में मैसूर स्टेट का यह शासक बना। निम्नलिखित में से
किसने 1755 में डिंडीगुल में मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? तो बता ही दोगे किसने किया था, तो हैदर अली ने किया था। ठीक है, बताना है हैदर अली ने किस वर्ष मैसूर पर अपना आधिपत्य को स्थापित किया। ठीक है, तो कब किया था, तो क्या बताएंगे, 1761 में किया था। ठीक है, प्रथम अंग्ल मैसूर युद्ध की बात करेंगे तो 67 से 69 में कौन विजय हुआ, तो प्रथम में अगर बात करेंगे तो हैदर ने अपने शर्तों पे, ठीक है, ध्यान रखना, अंग्रेजों की असली औकात दिखाई थी। मतलब अंग्रेजों की जिस प्रकार से प्रथम मैसूर युद्ध में बेइज्जती हुआ था ना, वैसा ही अंग्रेजों ने टीपू का बेइज्जती चौथा में किया था। ठीक है, चौथा नहीं, तीसरा में, सॉरी, चौथा में तो मारा ही गया था बेचारा। हैदर अली 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध, दूसरा में किसी के पक्ष में कोई भी फैसला नहीं रही। तो हैदर अली 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का सर्वाधिक योग्य और कुशल सेनापति कहलाता है। उसकी तेजी से बढ़ती शक्ति से मराठों और निजाम की ईर्ष्या जागृत हुई। उन्होंने हैदर अली के विरुद्ध अंग्रेजों के साथ एक त्रिदलीय दल बनाया। हैदर अली ने 1786 में मैंगलोर और बंबई पर अधिकार कर लिया। अंग्रेजों ने विवश होकर 4 अप्रैल 1769 ईस्वी को मद्रास की संधि की, जिसमें मैसूर का प्रथम युद्ध का समाप्त हुआ। मैसूर की जो मद्रास की जो संधि जो की गई थी, वो ध्यान में रखना है किसके शर्तों पे की गई थी, तो हैदर ने अपने शर्तों पे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युद्ध मद्रास की संधि के साथ समाप्त हुआ, तो कौन सा युद्ध हुआ? फर्स्ट मैसूर वॉर। ठीक है, ध्यान रखना, फर्स्ट मैसूर वॉर। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना, फर्स्ट मैसूर वॉर कब से कब तक चला था? बिल्कुल 1767 से, ठीक है, 1769 तक। ठीक है, अब आते हैं आगे। पता निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति हैदर अली द्वारा संयोजित 1780 में ब्रिटिश विरोधी मोर्चा में सम्मिलित नहीं था, तो रूहेला नहीं था, बाकी सबके सब जो थे शामिल हो गए थे, हैदर अली के खिलाफ थे, लेकिन रूहेला नहीं थे। हैदर अली द्वारा संयोजित 1780 में ब्रिटिश विरोधी मोर्चे में, सॉरी, पहला वाला में तो इन्होंने क्या किया था ना, अंग्रेजों ने मिला लिया था। दूसरा वाला में इन लोगों ने अपने पास में, हैदर काफी चालाक था, इसने मराठा को भी मिला लिया, निजाम को भी मिला लिया, बरार के राजा को भी मिला लिया। रूहेला इस संघ में शामिल नहीं थे। वारेन हेस्टिंग्स ने बरार के राजा माधव जी सिंधिया और निजाम को हैदर की संधि से अलग कर दिया था। ठीक है, तो आगे चल के ये लोग निजाम और ये मराठे जो थे ना, हमेशा इधर उधर घूमते रहते थे। ठीक है, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में कहाँ हराया था? ब्रिटिश सेना को 1780 में टीपू सुल्तान ने कहाँ हराया था? ठीक है, पोलीपुर में या फिर श्रीरंगपट्टनम में। ठीक है, इसको पोलीपुर बोलते हैं। ठीक है, कर्नाटक में पड़ता है पोलीपुर। जुलाई 1780 में 83,000 सैनिकों, लूर है सर, पूर नहीं है। हाँ, पोली लूर होता है। पोलीलूर होता है, सॉरी मैं पूर्व बोल रहा, कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, जुलाई 1780 में 83,000 सैनिकों और 100 तोपों के साथ हैदर अली ने कर्नाटक के मैदान में प्रवेश किया। मद्रास सरकार ने एक सेना, ठीक है, कर्नल बेली और दूसरी सेना बक्सर के युद्ध के विजेता हेक्टर मुन्ना के नेतृत्व में हैदर अली को आगे बढ़ने से रोकने के लिए भेजी। हैदर अली के पुत्र टीपू ने इन दोनों सेनाओं को मिलने से रोका। कांजीवरम के निकट बेली से उसका मुकाबला हुआ, जिसने बेली को सेना सहित काट डाला। ठीक है, मुनरो ने मद्रास में जाकर शरण ली। उल्लेखनीय है कि पोलीलूर कांजीवरम के निकट स्थित है गांव। कांजीवरम तो ये तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, हाँ वही, ठीक है, कर्नाटका में नहीं होती, तमिलनाडु में। हाँ हाँ, उस समय तो कर्नाटक नाम स्थित था, अभी के हिसाब से। ठीक है, तो तमिलनाडु होगा। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोटोनवा के युद्ध में हराया, तो कौन था? हेक्टर मुंडो, फिर आयरकुट था। कौन था? ठीक है, तो आयरकुट था, ध्यान रखना। ठीक है, आयरकुट की बात करेंगे। खतरनाक जनरल था। हाँ, ये नहीं हारता था। ठीक है, खतरनाक था, मुनरो भी था, लेकिन आयरकुट ज्यादा था, बहुत एक्सपीरियंस था इसके पास। ब्रिटिश जनरल सर आयरकुट ने हैदर अली को पोटोनवा के युद्ध में 1781 में पराजित किया। इसी युद्ध के पश्चात 7 दिसंबर, ठीक है, 1782 को उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, ये तारीख काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये पहला, ये कौन सा था, कौन सा कैनेटिक वार था ये? 1781-84 वाला कर्नाटक वॉर, सॉरी कर्नाटक बोल रहा हूँ, सॉरी, ये क्या बोलते हैं इसको, मैसूर वार। ठीक है, कितने नंबर सेकेंड वाला। ठीक है, कब से कब तक चला था? 1780 से लेके 84 तक चला था। ठीक है, इसमें 84, हाँ 1780 से लेके 82 तक हैदर लीडर होंगे। अब 82 से लेके 84 तक टीपू लीडर होते हैं, क्योंकि 82 में इसकी मृत्यु हो जाती है। हालांकि बैटल ऑफ पोटोनवा का कोई ऐसा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। ठीक है, हारने के बाद भी कुछ फर्क नहीं पड़ा, इस युद्ध पे किसी प्रकार का असर नहीं डाला गया, ध्यान में इसको रखना। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया? तो टीपू सुल्तान।
ठीक है, ध्यान रखना है टीपू सुल्तान। ठीक है, टीपू सुल्तान, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो कहाँ पे इसने स्थापित किए थे, कहाँ कहाँ पे इसने दूतावास? ओटोमन में, फ्रांस में। ठीक है, तो बिल्कुल बहुत जगह पे किया था, सीरिया वगैरह में भी कर दिया था। ठीक है, तो हैदर अली की मृत्यु के बाद 1782 में टीपू मैसूर का शासक बना। उसने मैसूर के राज्य में कई आधुनिक क्रांतिकारी परिवर्तन किए, इसलिए थॉमस मुनरो नामक एक अंग्रेज ने टीपू को नई रीति चलाने वाला अशांत आत्मा कहा। किसने कहा? थॉमस मुनरो ने कहा अशांत आत्मा। इन्हें व्यापार, वाणिज्य एवं अन्य संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से विभिन्न देशों में दूतावास की स्थापना की। ठीक है, तो दूतावास की इन्होंने स्थापना की थी, बहुत सारे देशों में की थी। देखिए सीरिया वगैरह में भी इसने किया था, जहां तक मैंने पढ़ा था। ठीक है, सीरिया था, तुर्की ईरान उर्की था, के साथ में इनका संबंध था। हाँ, बहुत जगह पे किया था। ठीक है, हाँ, इन्होंने सिक्के भी चलाए, अपने नाम के सिक्के चलाए। वर्षों तक कैलेंडरों के हिंदू नामों को परिवर्तित कर उन्हें अरबी में लिपिबद्ध करवाया। उसने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता वृक्ष लगाया। फ्रांस एवं कुस्तुतुनिया का समर्थन प्राप्त करने के लिए वहां दूत भेजे। इसके दो हिंदू मंत्री पंडित पूर्णिया एवं कृष्णा राव थे। ठीक है, दो हिंदू मंत्री का नाम देखे, पंडित पूर्णिया और कृष्णा राव। ध्यान में रखना, एक मिनट रुक जाइए। ठीक है, श्रृंगेरी के मुख्य पुरोहित की प्रार्थना पर टीपू ने मंदिर की मरम्मत के लिए शारदा देवी मंदिर के लिए धन दिया था। ठीक है, आधुनिक यूरोपीय पद्धति पर अपनी सैन्य व्यवस्था को मजबूत किया। टीपू की बात करें, जैकोबिन क्लब का सदस्य था। ठीक है, जैकोबिन क्लब का ये सदस्य था। जैकोबिन क्लब कहाँ पे था, किस रेवोल्यूशन से संबंधित है जैकोबिन क्लब, क्या बताओगे? फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच बिल्कुल, रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन से ध्यान में रखना है जैकोबिन क्लब। ठीक है, रॉबस्पियर का नाम सुने हैं ना आप लोगों ने, रॉबस्पियर? आतंक ठीक ऑफ है, यूरोप। हाँ, ठीक है, और यूरोप। टेरर ऑफ रीन। ठीक है, मतलब आतंक राज के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हैदर अली ने 1757 के ईस्वी में डिंडुगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की। तो 57 में तो नहीं किया था ना, 55 में किया था ना। हैदर की मृत्यु की बात करेंगे 1783 में, तो ये भी गलत है। हैदर की मृत्यु 1782 में हुआ था। तो बोल रहा है कौन सही है दिव्य और सजनों, तो ध्यान में रखेंगे। तो ऊपर का था दोनों के दोनों सरासर गलत है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा 1755 होगा, और यहाँ पे क्या होगा 1782 होगा। ठीक है, बाकी टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में एक स्वतंत्रता के बीच लाए, बिल्कुल लगा है। और टीपू सुल्तान जैकोबिन क्लब का मेंबर, देख रहे हैं हरियाणा पीसीएस भी पीछे नहीं है। तो पहाड़ी राज्य को हल्का में नहीं लीजिए। ठीक है, ये भी है, हालांकि इसे एग्जाम कब होता है नहीं पता है। ठीक है, हरियाणा पे हिमाचल प्रदेश पीसीएस है ना, सॉरी हरियाणा पीसीएस बोलना, हिमाचल प्रदेश पीसीएस। टीपू हरियाणा सुल्तान की राजधानी थी, कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम थी, बहुत सुंदर। सॉरी, देख रहे हैं, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, देख रहे हैं ना, गलती हो सकता है। ठीक है, बीपीएससी में टिक मार दीजिएगा ना, फिर कोई उपाय नहीं है। ठीक है, इसी को बोलेंगे अफसोस। ठीक है, टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष का रोपण किया, सही है क्या? सही है। स्वतंत्र ट्री या हाँ, ट्री ऑफ लिबर्टी। बिल्कुल ठीक है, किया था। और किससे प्रभावित था? नेपोलियन से प्रभावित था। किससे प्रभावित था? तो ये नेपोलियन से प्रभावित था, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, टीपू सुल्तान के मस्तिष्क पर फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों की गहरी छोरी थी, तो बिल्कुल छोरी थी, ध्यान में रखना है। बिल्कुल दोनों के दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है, काफी अधिक प्रभावित था। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता के बीच लगाने वाला शासक कौन था? रिपीटेड क्वेश्चन बताना है। मार्च 1784 में मुख्य रूप से निम्नांकित आग्रह पर मैंगलोर की संधि हुई। लॉर्ड वेलिंग। तो ध्यान में रखना है, तो कौन सा होगा, क्या होगा? तो लॉर्ड मेकांट्रे। ठीक है, ध्यान में रखना है, लॉर्ड मेकांट्रे। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, भूलेंगे नहीं। ये मैंगलोर की संधि की बात करेंगे, कब हुई थी? 1784 में। ठीक है, तो 1784 में मैंगलोर की संधि होती है। संधि अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच में लॉर्ड मेकांटे के आग्रह पे हुई। संधि के अनुसार दोनों पक्षों ने एक दूसरे के ब्रिटिश प्रांतों को लौटा दिए। फलस्वरूप द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध 1780 और 84 का समाप्त हो गया। दोनों में से मतलब कोई भी फैसला नहीं हो पाता, जीता कौन हारा कौन, कोई भी इसका निष्कर्ष नहीं है। मैंगलोर की संधि की बात करेंगे, असंतुष्ट होकर वारेन हेस्टिंग्स ने कहा था, यह मैकार्टनी कैसा आदमी है, मैं अभी भी विश्वास करता हूं कि ये संधि के बावजूद कर्नाटक को खो देगा। ठीक है, तो काफी हेस्टिंग जो था मैकार्टनी पे काफी अधिक जो था गुस्सा गया था। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो काफी अधिक जो था ध्यान में रखेंगे, गुस्सा गया था।
ध्यान में रखना है। तो क्या कहा था हेस्टिंग्स ने? हेस्टिंग्स ने कहा था ये आदमी कैसा आदमी है, संधि के बावजूद भी क्या करेगा, मैसूर को खो देगा। ठीक है, चलिए बताना है। ठीक है, निम्नलिखित ब्रिटिश इतिहासकारों ने किसने इस विचार का खंडन किया कि टीपू सुल्तान एक कट्टरपंथी था? ठीक है, तो पीई रॉबर्ट्स। रॉबर्ट्स ने, ठीक है, रॉबर्ट्स ने। ठीक है, तो ब्रिटिश इतिहासकार पीई रॉबर्ट्स ने इस विचार का खंडन किया कि टीपू सुल्तान एक कट्टरपंथी था। उपयुक्त इन लेखकों ने अपने विवरण में टीपू सुल्तान को धर्म असहिष्णु कट्टरपंथी का सबने कहा। ठीक है, इसके पीछे कारण क्या है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, लेकिन अभी नहीं बता सकता। बात करेंगे निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने टीपू सुल्तान के खिलाफ त्रिपक्षीय गठजोड़ बनाया? तो त्रिपक्षीय गठजोड़ किसने बनाया? तो कॉर्नवालिस ने। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखें, कॉर्नवालिस ने। ठीक है, तो कॉर्नवालिस ने बनाया था। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने टीपू सुल्तान के खिलाफ त्रिगुट का निर्माण किया था। इस त्रिगुट में कौन कौन थे? तो अंग्रेज तो थे, मराठा थे, निजाम थे। ठीक है, तृतीयांगल मैसूर युद्ध का समय का काल कब से कब है? 90 से 92। अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच हुआ। इस युद्ध में के दौरान अंग्रेजी सेना के गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। मीडोज की हार के पश्चात कॉर्नवालिस ने स्वयं सेनापति का पदभार संभाला। इसने श्रीरंगपट्टनम के मार्ग के सभी पहाड़ी किलों पर एक एक करके अधिकार कर लिया। फरवरी 1792 में श्रीरंगपट्टनम के किले की दीवार तक पहुंच गया थे। विवश होकर टीपू सुल्तान को अंग्रेजों से मार्च 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी। उसके अनुसार उसे अपने देश का लगभग आधा भाग अंग्रेजों तथा उसके साथियों को देना पड़ा। इसके अंतर्गत अंग्रेजों का बड़ा महल, डिंडीगुल तथा मलाबार मिला। मराठों को तुंगभद्रा नदी के उत्तर का भाग मिला। निजाम को पन्नार और कृष्णा नदी के बीच का भाग मिला। और टीपू को 3 करोड़ रुपया क्षतिपूर्ति के रूप में भी देना पड़ा। जब तक टीपू रुपया अदा नहीं करा तब तक उसे 2 पुत्रों को अंग्रेजों ने कैद करना पड़ा, कैद करके रखा था। तो मतलब ध्यान में, इसमें टीपू जो था बहुत हद तक पंगु बन गया था। ये टीपू के लिए संधि जो थी काफी अपमानजनक संधि थी। इसी प्रकार की संधि की बात करेंगे तो ब्रिटिश के साथ इसने पहले भी किया था। क्या नाम है, मैसूर स्टेट की बात करेंगे तो इस प्रकार की संधि जो थी, ठीक है, ध्यान में रखना है, कब किया गया था? प्रथम में किया गया था। ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्रथम वाला संधि ब्रिटिश के लिए अपमानजनक था। तीसरा वाला संधि की बात करेंगे तो मैसूर के लिए अपमानजनक था। दूसरा वाला संधि की बात करेंगे तो किसी भी प्रकार का कुछ भी निस्तर नहीं निकला। ठीक है, बिल्कुल। कुछ विशेषज्ञ तथ्य की बात करें, फतेह हैदर को बंधक के रूप में अंग्रेजों को नहीं दिया गया। फतेह हैदर को कॉर्नवालिस ने इस स्थिति पे निम्नलिखित शब्दों का वर्णित किया: हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया तथा अपने साथुओं को शक्तिशाली भी नहीं बनने दिया। तृतीय मैसूर युद्ध के संबंध में किसने कहा? तो कॉर्नवालिस ने कहा। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, किसने कहा? तो कॉर्नवालिस ने कहा। ठीक है, ध्यान में इसको रखना है, भूलेंगे नहीं। ठीक है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कई बार स्टेटमेंट को पूछा गया। कॉर्नवालिस टीपू सुल्तान के विरुद्ध त्रिदलीय गुट बनाए, जिसमें कौन कौन थे? अंग्रेज थे, मराठे थे और निजाम थे। ठीक है, आवाज नहीं जा रही क्या? अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की? तो टीपू सुल्तान के साथ। किसके साथ की? तो टीपू सुल्तान की। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरल में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंध था? तो कॉर्नवालिस था ना दैट टाइम। कौन था? तो कॉर्नवालिस था। ठीक है, जहाजों के निर्माण में टीपू सुल्तान की प्रमुख रुचि किस लिए थी? जहाजों के निर्माण में इनका प्रमुख रुचि किस लिए थी? समुद्र में अंग्रेजों से युद्ध करना, व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देना, मस्कट से राजनीतिक संबंध बनाए रखना, या फिर पोर्ट बसरा इराक में समुद्र पार, ठीक है, बस्ती स्थापित करना जो यूरोपीय कंपनियों की तरह उसके नियंत्रण में होती। ठीक है, तो पहला था। ठीक है, समुद्र में अंग्रेजों से मतलब युद्ध करना, इसीलिए जहाज में इनकी रुचि थी। ये भी आपको ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। 1782 में हैदर अली की मृत्यु के बाद मैसूर का शासक बना। मलाबार तट मैसूर रियासत के नियंत्रण में था। वहां से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। 1785 में उसने यहाँ पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया। 1796 में नौसेना बोर्ड का गठन किया गया। उसके बाद उसने एक आधुनिक सेना खड़ी करने का प्रयास किया। ठीक है, उसके लिए उसने मैंगलोर, वजीराबाद और मोलीदाबाद में नौका घाट बनवाए। ठीक है, जहाजों के निर्माण में टीपू सुल्तान की रुचि का प्रमुख कारण राजनीतिक था। उसके तहत वह अंग्रेजों को समुद्र में हराना चाहता था। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक टीपू सुल्तान के विषय में सत्य नहीं है? उसने फ्रांस, तुर्की तथा पर्शिया में कूटनीतिज्ञ भेजे थे। ठीक है, उसने चीन से व्यापारिक संबंध बनाए। उसके दरबार में कस्तूनिया तथा फ्रांस के राजदूत आए थे। उसने सामुद्रिक सेना नहीं बनाई। तो उसने सामुद्रिक सेना जो थे बनाए थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, भूलेंगे नहीं कभी, महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप चलेंगे आगे के प्रश्न पे भी जरा हम लोग विचार करते हैं। कौन सा प्रश्न है देखते हैं।
तो चौथे एंगल मैसूर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार में से कौन सा सही है? ठीक है, चौथा एंगल मैसूर। मराठा परिषद ने मैसूर पर कठोर एवं तीव्र आक्रमण की नीति का सुझाव दिया। लॉर्ड वेलेस्ली ने त्रिराष्ट्रीय संधि को पुनर्जीवित करने की कोशिश की। अंग्रेजों के विरुद्ध समर्थन प्राप्त करने हेतु टीपू ने अरेबिया, वर्साय, मॉरिशस तथा काबुल में दूत भेजे। युद्ध बहुत ही थोड़े समय था तथापि निर्णायक था। तो बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो 2, 3, 4 की बात करेंगे, सारे स्टेटमेंट सही है। लॉर्ड वेलेस्ली ने त्रिराष्ट्रीय संधि को पुनः जीवित करने की कोशिश की, वही मराठा निजाम के साथ। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे अंग्रेजों के विरुद्ध समर्थन प्राप्त करने के टीपू ने अरेबिया, वर्साय, मॉरिशस में, काबुल में दूत भेजे, तो वो भी ठीक है। युद्ध बहुत थोड़े समय के लिए था, वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए था, लेकिन बहुत अधिक निर्णायक था, ध्यान रखेंगे। डिसाइडिंग था ये, तो ये भी आपको ध्यान में। बाकी मद्रास परिषद ने मैसूर पर कठोर एवं तीव्र आक्रमण की नीति का सुझाव दिया, तो ऐसा कुछ नहीं था। बाकी सारे जो है सो आपका सही है। 1799 में हुआ था इस युद्ध में, टीपू मारा गया, ध्यान में रखना। इसी के साथ टीपू के साथ ब्रिटिश का संघर्ष भी समाप्त हो जाता है। लॉर्ड वेलेस्ली के मैसूर के सुल्तान टीपू के साथ हुए युद्ध में, जिसमें टीपू की मृत्यु हो गई, किसने मुख्य अंग्रेजी सेना की कमान संभाली थी? ठीक है, तो कौन था उस समय? स्टुअर्ट था, रीड था, हैरिस था, फिर वेलेस्ली था, कौन था? तो ध्यान रखेंगे जनरल हैरिस था। ठीक है, तो चौथा एंगल मैसूर 1799 में हुआ। लॉर्ड वेलेस्ली ने टीपू पर फ्रांसीसियों की सहायता का आरोप लगाया, टीपू पर। ठीक है, इसी की वजह से राज्य पे हमला किया गया। अप्रैल 1799 में टीपू के विरुद्ध अभियान के मुख्य कमान का नेतृत्व जनरल हैरिस कर रहा था। 4 मई 1799 में श्रीरंगपट्टनम का दुर्ग जीत लिया गया तथा मैसूर का स्वतंत्रता समाप्त हो गई। टीपू ने लड़ते लड़ते वीरगति पाई। वाडियार वंश का 2 वर्षीय बालक, जिसका नाम था कृष्ण को, ठीक है, चिक्का कृष्णदास तृतीय कहते हैं, मैसूर का राजा बना दिया। मात्र 2 साल का बच्चा था तथा उस पर सहायक संधि थोप दी गई। ठीक है, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने चतुर्थ एंगल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की पराजय के बाद कहा था, पूर्व का साम्राज्य अब हमारे पैरों में है। ठीक है, तथा अंग्रेजों ने इसी युद्ध के बाद कहा, भारत अब हमारा है। ठीक है, क्या कहा था? भारत अब हमारा है, पूर्व के साम्राज्य हमारे चरणों में है। तो वेलेस्ली ने कहा था, पूर्व का साम्राज्य हमारे चरणों में। शासन कब से कब तक रहेगा? 1798 से लेके 1805 तक। ठीक है, और किसने कहा था कि इससे मैंने अपने मित्र को बहुत अधिक सहायता पाए बिना अपने शत्रु को पूरी तरह से पंगु बना दिया? वो किसने कहा था? तो वो कहा था कॉर्नवालिस ने। ठीक है, अब वेलेस्ली ने क्या कहा था? भारत के साम्राज्य अब हमारे पैरों में है। ठीक है, और भारत अब हमारा है। ठीक है, ये स्टेटमेंट कई बार इस तरह के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, आपको ये याद रखना चाहिए। ठीक है, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारा गया? तो 1799 में मारा गया। ठीक है, टीपू सुल्तान लड़ते हुए दिवंगत हुआ किसमें? तो चतुर्थ एंगल फ्रांसीसी युद्ध में। ठीक है, मैसूर युद्ध में, सॉरी। पूरब का साम्राज्य हमारे पैरों में, यह कथन किसका है? तो वेलेस्ली का है, और चतुर्थ एंगल मैसूर युद्ध का है। ठीक है, अब भारत हमारा है, यह घोषणा अंग्रेजों ने किस युद्ध के बाद किया? तो चतुर्थ एंगल मैसूर युद्ध के बाद किया। ठीक है, टीपू सुल्तान अपने समकालीनों में कई मायनों में आगे था। क्यों था? कि वह अंग्रेजों द्वारा भारतीय शक्तियों के लिए प्रस्तुत संकट को जानता था। बिल्कुल, वह सैनिक शक्ति के लिए मजबूत आर्थिक आधार के महत्व को समझता था। वह आधुनिक व्यापार और उद्योगों के महत्व को भी समझता था। तो ऑल स्टेटमेंट ट्रू, सारे ही कथन की बात करेंगे तो सारे ही कथन जो है सो आपके सही, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। प्रथम एंगल मैसूर युद्ध में हैदर अली पराजित हुआ था। प्रथम एंगल मैसूर युद्ध में हैदर अली पराजित नहीं हुए थे, जीता था, गलत है ये। द्वितीय एंगल मैसूर युद्ध में हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया। ठीक है, द्वितीय एंगल मैसूर युद्ध में ऐसा कोई परिणाम विशेष नहीं निकलता है। तृतीय एंगल मैसूर युद्ध के बाद टीपू सुल्तान युद्ध जीता और भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया, गलत है ये। ठीक है, तो बात करेंगे चतुर्थ एंगल मैसूर टीपू पराजित हुआ और युद्ध के मध्य क्या हो गया? दिवंगत हो गया, तो यही आपका सही है। ठीक है, मिलाना है। प्रथम एंगल मैसूर युद्ध में कौन होंगे? तो बेडलास्ट वगैरह थे ना प्रथम के समय, कौन थे? दूसरा में कौन होंगे? दूसरा में दूसरा में कौन होंगे? दूसरा में कॉर्नवालिस। ठीक है, तीसरा में कौन होंगे? तीसरा में तीसरे में कॉर्नवालिस होंगे ना, चौथे में वेलेस्ली। तीसरे में कॉर्नवालिस, चौथे में वेलेस्ली। ठीक है, इसको मिलान कर लीजिए। ठीक है, प्रथम में बात करेंगे तो स्मिथ था, दूसरा में हेस्टिंग्स था, तीसरा में कॉर्नवालिस था, चौथा में वेलेस्ली था। ध्यान में रखिए, प्रथम कब से कब तक? 67 से लेकर 69 तक, तो कर्नल स्मिथ हो जाएंगे। दूसरा में क्या होंगे? तो 80 से 84 तक चला था, तो 85 तक तो हेस्टिंग का शासनकाल था ना,
1785 तक। तृतीय में बात करें, तृतीय में कौन है? कॉर्नवालिस हो जाएंगे। ये कब तक रहा था कॉर्नवालिस जो था? 1700। कॉर्नवालिस कब तक था? तो कॉर्नवालिस की बात करेंगे, ध्यान में इसको रखना, ठीक है। हाँ 93 तक था, ठीक है, 93 तक था, ठीक है। ये था 1805 तक था, ठीक है, 98 से 5 तक था ब्लेजली। तो चौथा में आपका ब्लेजली हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं आगे, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रथम कर्नाटक युद्ध में कौन सी संधि होती है? तो एक्सलास एपल की संधि, ठीक है। दूसरा में कौन सी होती है? पांडिचेरी। तीसरा में मद्रास और चौथा में श्रीरंगपट्टनम। कौन सा है बताइए? द्वितीय कर्नाटक युद्ध में पांडिचेरी, तृतीय मैसूर युद्ध में मद्रास की संधि, और द्वितीय अंग्रेज मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की संधि। तो यही आपका गलत है। बाकी तो पहला वाला तो सही, एक्सलास एपल की संधि, प्रथम कर्नाटक युद्ध। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में पांडिचेरी की संधि होती है। प्रथम मैसूर युद्ध में मद्रास की संधि होती है। और दूसरा में क्या होता है? श्रीरंगपट्टनम की संधि नहीं होती। दूसरा में किसकी संधि होती है? तो पांडिचेरी की संधि होती है, ठीक है। प्रथम कर्नाटक युद्ध में 1727 में एक्सलास एपल की संधि हुई, बैंगलोर होगी ना सर, ट्रीटी ऑफ बैंगलोर होगी ना। ठीक है। दूसरा में बात करेंगे, दूसरा कर्नाटक की बात कर रहा हूं, कर्नाटक युद्ध है, मैसूर में आप मत जाइए, ठीक है। दूसरा कर्नाटक युद्ध में पांडिचेरी की संधि होती है, ठीक है। और प्रथम मैसूर युद्ध में मद्रास की संधि होगी। द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध में ध्यान में रखना है, तो किसका संधि होता है? द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध में मैंगलोर की संधि होती है, ठीक है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध, मैंने कर्नाटक के बारे में यहाँ पे लिखा था, ठीक है, पांडिचेरी की संधि होती है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। थोड़ा सा ना इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसको जरा ध्यान में रखें। मैं तो खुद भूल जाता हूँ इसको, ठीक है। इसको जरा आप लोग ध्यान में रख सकते हैं, क्योंकि प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। मराठों के साथ होने वाली किस संधि को वारेन हेस्टिंग्स कागज का टुकड़ा मात्र मानता था? ठीक है, तो कौन सी संधि को कागज का टुकड़ा मात्र मानता था? तो पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि कब हुई थी? कब हुई थी? 1776 में। पुरंदर की संधि 1707 में भी आई थिंक हुई थी, बहुत पहले, लेकिन उसको नहीं ध्यान में रखना है। जो ब्रिटिश के साथ जो हुई थी और साथ में मराठा जो इन्वॉल्व थे, उसमें 1776 वाला पुरंदर की संधि है, ठीक है। कब हुई थी? तो 1776 में पेशवा माधव राव नारायण एवं अंग्रेजों के बीच में हुई थी। इसको आपको ध्यान में रखना है। मराठाओं तथा ब्रिटिश के बीच निम्नलिखित संधि कन्वेंशनों को काल क्रमानुसार सबसे पहले के शुरुआत करते हुए व्यवस्थित कीजिए। सालाबाई की संधि बताइए, याद है क्या? 82 में। पुरंदर की संधि 1776 में। बंडगांव की संधि अब सूरत 1775 में था क्या? सूरत 75 में था, हाँ देख लेते हैं, ठीक है। तो सूरत 75 में है, पुरंदर 76 में है, बरगांव 79 में है, और सालाबाई की बात करेंगे 82 में है, ठीक है। तो फिर आप लोग इसको चाहे तो मैच कर सकते हैं। फिर रिपीट कर रहा हूँ, सूरत की संधि कब हुई थी बताइए? 1775 में, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1776 में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। ये सब जो बता रहा हूँ यही सब एग्जाम में आएगा। बाकी जो कहानी सुनने के लिए जो आते हैं क्वेश्चन सेशन के बीच में भाग जाते हैं, तो फिर एग्जाम में लाभ नहीं होने वाला है, ठीक है। ये सब जो सेशन जो है, तो ये सब काफी अधिक एग्जाम में आपको क्या करेगा? इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक। एग्जाम में बैठोगे ना तो यही सब प्रश्न आपको दिखेंगे, क्रम में सजाना, तो ये करना है वो करना है। अगर ये सब प्रश्न को आप नहीं डील करके जाएंगे तो काफी अधिक वहां पे आप रिग्रेट फील करेंगे, ठीक है। बाकी कहानी सुनने के लिए स्टेटमेंट वाइज पूरा जो दिया रहता है वो पढ़ने के लिए ठीक है, लेकिन क्वेश्चन लगाना हमको आना चाहिए। किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए प्रीवियस ईयर में, ये जानकारी हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है। नहीं तो फिर आप एग्जाम में क्वेश्चन को डील नहीं कर पाओगे। तो सूरत ध्यान में रखिएगा 75 में हुआ था, पुरंदर 76 में है, बरगांव 79 में है। सालाबाई की बात करेंगे तो काफी इंपॉर्टेंट है, सालाबाई की संधि 82 में हुआ था। सालाबाई की संधि से किसकी समाप्ति हुई? तो ध्यान में रखना है, तो इससे प्रथम अंगल मराठा युद्ध की बात करेंगे, समाप्ति हो जाता है, ठीक है। तो प्रथम अंगल मराठा युद्ध सूरत की संधि के टूटने से शुरू होता है। ये संधि टूटती है, शुरू होता है, सालाबाई की संधि से समाप्त हो जाता है। तो कब तक? 75 से लेके 1775 से लेके 82 तक चलेगी, ठीक है, ध्यान में रखना। तो 1782 में सालाबाई की संधि अंग्रेज तथा मराठा के बीच में प्रथम अंगल मराठा युद्ध समाप्त हो गया और एक दूसरे को विजित क्षेत्र वापस कर दिया। पेशवा माधव नारायण और अंग्रेजों के बीच में इस संधि को संपन्न कराने में महाजी सिंधिया ने मध्यस्थता की थी। महाजी सिंधिया की बात करेंगे, काफी इंपोर्टेंट व्यक्ति है, ठीक है। इस संधि से अंग्रेजों और मराठा के बीच में लगभग 20 वर्षों तक शांति बनी रही। निम्न में से किस संधि के द्वारा प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध समाप्त हो गया? तो क्या बताएंगे? तो सालाबाई की संधि। 1775 से 82 के
प्रथम अंगल मराठा युद्ध का निम्नलिखित में से कौन सा एक परिणाम था? ब्रिटिश युद्ध जीत गए, मराठे युद्ध जीत गए, किसी पक्ष की भी जीत नहीं, नो वन कैन विन, ठीक है। तो किसी ने भी इसको नहीं जीता, ठीक है, एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र को लौटा दिया। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय अंगल मराठा युद्ध का प्रमुख कारण था? तो बेलेजली की मराठा शक्ति को नष्ट कर देने की इच्छा थी, मराठों के आपसी संघर्षों पर अंग्रेजों का हस्तक्षेप था, उसके बाद पेशवा बाजीराव के साथ अंग्रेजों का षड्यंत्र था, मराठों तथा हैदराबाद के निजाम के मध्य होने वाले संघर्ष से अंग्रेजों का हस्तक्षेप। तो बेलेजली का भी नीति था और साथ में इन लोग का बात करेंगे तो आपसी मतभेद भी था, ठीक है, मेनली आपसी मतभेद। तो 1800 में होता है नाना फडणवीस का मृत्यु हो जाता है और कुछ समय के बाद महाजी सिंधिया का भी मतलब जो था, ठीक है, वो देहांत हो गया। तो दोनों के दोनों जो थे मराठा साम्राज्य को संभालने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति, उनका देहांत हो गया। नाना फडणवीस को मराठों का मैकियावेली कहते हैं, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय एवं दौलतराव सिंधिया ने मिलकर होलकर के विरुद्ध मोर्चा बना लिया। बाजीराव ने होलकर से बदला लेने हेतु उसके भाई बिट्ठू जी होलकर का वध करवा दिया। यशवंतराव ने इस घटना से कुपित होकर 1802 में पुणे को घेर लिया और जीत भी लिया, ठीक है। सिंधिया और पेशवा की संयुक्त सेना को हराकर शहर पर अधिकार कर लिया। पेशवा बाजीराव द्वितीय भागा भागा कहां पे पहुंचा? बसिन में पहुंचा, दिल्ली में, बॉम्बे में पहुंचा और वहां पे जाके उसकी शरण ले ली। तो अब यहाँ पे तो ब्रिटिश सोच रहे, तो अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, बोला चलो संधि करो, सपोर्ट करेंगे, तो बसिन की संधि कर डाला, ठीक है। ये बहुत बड़ी गलती थी बसिन की संधि करना, सहायक संधि कर डाली। इस संधि के समय अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड बेलेजली थे, ठीक है, 1805 तक बेलेजली रहेंगे। इस संधि पर मराठों की ओर से पेशवा बाजीराव द्वितीय ने हस्ताक्षर किया। इस संधि को बसिन के संधि के तौर पर भी जानते हैं। द्वितीय अंगल मराठा 1803 से 5 का प्रमुख कारण मराठों के आपसी संघर्षों का ही था, ठीक है। और मराठा साम्राज्य को समाप्त कब कर दिया जाता? तो 1818 में मराठा साम्राज्य पूरी तरीके से समाप्त हो जाता। ध्यान में रखिएगा, ठीक है, मराठों के ऊपर कलंक है ये, ठीक है। पेशवा बाजीराव द्वितीय, अब पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र कौन थे? नाना साहब। ठीक है, तो इन्हीं के पुत्र थे नाना साहब। इनको निर्वासित जीवन जीने के लिए बिठूर भेज दिया गया, बिठूर भेज दिया गया जो कि कानपुर के पास में पड़ता है। तो इन्हीं के जो पुत्र जो थे नाना साहब, जब उनकी पेंशन बंद कर दी गई थी तो 1857 के क्रांति में दिखते हैं। तो बेलेजली ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के किस शर्त पर मदद की? ठीक है, तो उसके मरणोपरांत पेशवा का पद समाप्त करने पे, गुप्त रूप से 15 लाख रुपए प्राप्त होने पे, उसके बाद सहायक संधि स्वीकारने पे, ठीक है। तो सहायक संधि स्वीकारो, मदद करेंगे, ठीक है। किस मराठा राजनेता ने 31 दिसंबर 1802 को बंबई में बेसिन के संधि पर हस्ताक्षर कर दिए? तो कौन थे? तो बाजीराव द्वितीय थे, ठीक है। अंगल मराठा युद्ध से निम्नलिखित संधियों को पढ़े। अर्जुन गांव की संधि, देवगांव की संधि, बेसिन की संधि, ठीक है। कौन कब हुआ इसको ध्यान में रखना। ये 3 संधि हुई थी अंगल मराठा युद्ध में, ये 3 संधि हुई थी एंग्लो मराठी वार में। ये तीनों संधि का साल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, बता दे रहा हूं। देखिए, सबसे पहले बसिन की संधि होगी, सबसे पहले तो ही ना 31 दिसंबर 1802 को हुई थी। बसिन बॉम्बे में पड़ता है। देवगांव की संधि होती है 17 दिसंबर 1803 को होती है देवगांव की संधि, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? सुरजी अर्जन गांव की संधि होती है, 1803 में होता है, लेकिन 30 दिसंबर को होता है, ठीक है। तो 1803 में दो संधि है। ये बसिन की संधि की बात करें, बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज के बीच में हुआ था। देवगांव की संधि की बात करेंगे, भोसले बराड़ जो था और अंग्रेज के बीच में हुआ था, ठीक है। सुरजी अर्जन गांव की संधि की बात करें, सिंधिया और अंग्रेज के बीच में हुआ था, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय अंगल मराठा युद्ध के कारणों में से एक नहीं था? क्या नहीं था? मराठा प्रमुख विशेषकर पेशवा की इच्छा थी कि अंग्रेजों के साथ की गई संधियों के द्वारा उनके ऊपर थोपे गए प्रतिबंधों को हटा दी जाए। मराठा शक्ति को आखिरी धक्का देने में अंग्रेजों का दृढ़ निश्चय। अंग्रेजों के भारत से बाहर खदेड़ने के लिए मराठों का समर्थन देने में पिंडारियों के तरीके, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे, ये जो था आपको ध्यान में रखना है, तो मेनली जो था नहीं था, ठीक है, ध्यान में रखना। बाकी सारे के सारे कारण जो थे। तृतीय अंगल मराठा युद्ध गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में हुआ। इसने मराठा शक्ति को आखिरी धक्का देने का दृढ़ निश्चय किया तथा भारत में अंग्रेजों की सर्वश्रेष्ठता स्थापित करने का प्रयत्न किया। जबकि मराठा प्रमुखों और विशेषकर पेशवा बाजीराव द्वितीय की इच्छा थी कि अंग्रेजों के साथ की गई संधियों द्वारा उन पर थोपे गए प्रतिबंधों को हटा दिया जाए। हेस्टिंग्स ने पिंडारियों के विरुद्ध अभियानों को मराठों के प्रभुत्व को चुनौती मिली एवं दोनों पक्षों के मध्य तनाव बन गया। हेस्टिंग्स जो था पिंडारियों के दमन के लिए जाने जाते। पिंडारी कौन थे? पिंडारी जो थे मराठा सेना में काम करने वाले मुसलमान सैनिक थे। जब मराठा साम्राज्य को जब समाप्त कर दिया गया, फिर उन पर अधिकार कर लिया गया, तो ये बेरोजगार हो गए, तो ये लूटपाट करने लगे। और लूटपाट का एक छोटा सा चंक जो होता था, एक छोटा सा हिस्सा जो था, मराठों को भी देते थे। तो मराठा इनको समर्थन करते थे। जब इसका दमन किया गया तो यहाँ पे मराठों ने समझा से भाई साहब इनके ऊपर जो आक्रमण, जो इनका जो दमन किया गया वो हमारे ऊपर है, ठीक है। इस वजह से मतभेद हो गया।
पूना में अंग्रेज रेजिडेंट को बना दिया, जिसको एल्फिस्टन को बैठाया गया। ठीक है, तो पूना में अभी भी जाओगे बॉम्बे में तो एल्फिस्टन कॉलेज वगैरह आपको दिखेगा। ठीक है, एल्फिस्टन के नाम से बहुत सारा जगह है वहां पे। पेशवा को मराठों की प्रधानता त्यागने के लिए बाध्य किया गया, तब पेशवा बाजीराव द्वितीय ने पूना के खड़की स्थित रेसिडेंसी पर आक्रमण कर दिया, किंतु पेशवा अंग्रेजों से पराजित हुआ। परिणाम स्वरूप दोनों के बीच में मतलब क्या होता है, पूना की संधि होती है। ठीक है, तो तृतीय अंगल युद्ध में तृतीय अंगल मराठा युद्ध जुड़ा है, किससे जुड़ा हुआ है, तो तृतीय अंगल में कौन था, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स था। ठीक है, नॉट वारेन हेस्टिंग्स, इससे लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है, 1818 में आप देखोगे मराठा एम्पायर को मिला लिया जाता, उस समय कौन था, गवर्नर कौन था, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स था। कौन था, लॉर्ड हेस्टिंग्स था। बाजीराव द्वितीय को दी जाने वाली पेंशन नाना साहब को दिए जाने हेतु पैरवी के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के समक्ष लंदन में कौन गया था, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मतलब नाना साहब का पैरवी करने लंदन में कौन गया था, ठीक है बताइए कौन गया था, तो ध्यान में अजीमुल्ला खान। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट नाम है अजीमुल्ला खान, ध्यान में रखना है। तो बाजीराव द्वितीय को दी जाने वाली पेंशन नाना साहब को दिए जाने हेतु पैरवी के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के समय लंदन में अजीमुल्ला खान गए। अजीमुल्ला खान नाना साहब के प्रधान सलाहकार भी थे। ठीक है, तो 1857 के क्रांति में इनका भी नाम आता है। हेक्टर मुंडो की बात करें, किसमें था हेक्टर मुंडो, बक्सर के युद्ध में। ठीक है, अंगल नेपाल युद्ध में हेस्टिंग्स। ठीक है, बेलेजली की बात करेंगे तो चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध में। ठीक है, कनवालिस की बात करेंगे तो ध्यान में रखना है तृतीय अंगल मराठा युद्ध। तो तृतीय अंगल मराठा युद्ध में नहीं था, कनवालिस जो था ये तृतीय अंगल मैसूर युद्ध में था। ठीक है, तो ध्यान में रखना मैसूर में था। जरा इस पर प्रकाश डालिए। बक्सर के 64 में होता है, तो लीडर तो था कौन था, लीडर तो वहां पे गवर्नर तो बेंसी अटार था डेट टाइम की बात करेंगे, लेकिन जो युद्ध में जो सेनापति जो था मुनरो था। चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध की बात करेंगे, बेलेजली से संबंधित है 1799। प्रथम अंगल मराठा युद्ध 75 से 82 में चली, सलाबाई की संधि हुई थी, वारेन हेस्टिंग्स राइट आंसर। द्वितीय अंगल मराठा युद्ध 1803 से 5 तक चला था, किसका शासन होगा, बेलेजली का होगा। 1805 तक ही रहता है बेलेजली। 1798 से लेकर 1805 तक है, कोर्नोलॉजी ध्यान रखिए, एग्जाम में प्रश्न आते हैं। तृतीय अंगल मराठा युद्ध की बात करेंगे 1718 में चला, लॉर्ड हेस्टिंग्स राइट आंसर। और अंगल नेपाल युद्ध की बात करेंगे 14 से लेकर 16 में चला था, लॉर्ड हेस्टिंग्स था। यहाँ पे होती है सुगौली की संधि। ठीक है, सुगौली की संधि कब होती है, तो 1816 में आपको कौन सी संधि होती है, तो सुगौली की संधि होती है। इससे भी आप चाहो तो चीजों को ध्यान में रख सकते हो, इंपॉर्टेंट है, प्रश्न तो आते ही एग्जाम में, बहुत ही ज्यादा आते हैं। ठीक है, हाँ तो आगे चलते हैं। ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा पानी पीते हैं। चलिए बताइए इसका क्या सही है। प्रथम अंगल मराठा युद्ध की बात करेंगे। ठीक है, तो गलत है ये मैसूर वाला दे दिया हुआ है। तृतीय अंगल मैसूर युद्ध की बात करेंगे 90 से 92, ये ठीक है। प्रथम अंगल बर्मा युद्ध की बात करेंगे 1824 से 26, यांडवू की संधि हुई थी 26 में। ठीक है, 45-46 में द्वितीय सिख युद्ध हुआ था। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, तो नीचे दिए गए पुट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। तो क्या लिया सही उत्तर, डी 2 और 3, 2, 3। ठीक है, 45-46 में द्वितीय अंगल सिख युद्ध, कितने सिख युद्ध होते हैं, दो ही है ना। तो सिख साम्राज्य को कब मिला गया था, ब्रिटिश इंपायर में 1849 में ना। ठीक है, तो ये तारीख गलत हो जाएगा। तो पहला अंगल मराठा युद्ध 75 से 82, ठीक है, शलाबाई की संधि होती है, कोई दिक्कत नहीं है। तृतीय अंगल मैसूर की बार 90 से 92 तक होते हैं, श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। प्रथम अंगल बर्मा की बार 24 से 26 होती है, 24 से 26 में यांडवू की संधि होती है 26 में। द्वितीय अंगल सिख युद्ध की बात करें 1848-49 में होता है, सिख साम्राज्य को मिला लेता है। एक लड़ाई होती है चिलियावाला में, गुजरात के में सिख जो थे बहुत ही बुरी तरीके से पराजित होती है। ठीक है, बैटल ऑफ चिलियावाला, बैटल ऑफ गुजरात। ठीक है, ध्यान रखना, दो लड़ाई होती है 1848-49 में, और आखिरी शासक जो थे सिख साम्राज्य के दलीप सिंह। ठीक है, निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था, सर्वाधिक विरोध कई बार पूछा, मराठों ने किया है। ठीक है, मराठों ने अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था, यह भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए, 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने मराठों का पुनः उन्मूलन कर दिया, भारत में ब्रिटिश सर्वोच्चता जो थी स्थापित कर दी। ठीक है, तो 1818 में मराठा साम्राज्य का टाटा फिश हो गया। ठीक है, रणजीत सिंह किस मिसल से थे, तो शुकर चकिया मिसल थे। ठीक है, ध्यान में रखना है। तो इनके पिताजी का नाम क्या था, महासिंह था, महासिंह था ना जी, महासिंह जो था इनके पिताजी का नाम था। ठीक है, ध्यान में रखना।
रंजीत सिंह के बाद उनके उत्तराधिकारी खड़क सिंह बने, फिर शेर सिंह बने। खड़क सिंह थे, ननिहाल सिंह थे, शेर सिंह थे, दलीप सिंह जो थे आखिरी थे। 1843 से लेकर 1849 तक रहे। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, दलीप सिंह। दलीप सिंह जो था उनका देहांत जो था कहाँ पे हुआ था? लंदन में हुआ था, पेरिस में हुआ था, या फिर कहाँ पे हुआ था? कोई नहीं, बहुत अच्छा, ठीक है, पेरिस में इनका देहांत हुआ था। ठीक है, इनका जीवन लंदन में बीता था, लेकिन पेरिस के एक होटल में मृत पाए गए थे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने कहा था इस पर की इच्छा थी कि मैं सभी धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने मेरी दूसरी आंखें ले ली? तो रंजीत सिंह। ठीक है, रंजीत सिंह। ठीक है, रंजीत सिंह ने 4 प्रांत, ठीक है, कश्मीर, मुल्तान, पेशावर, लाहौर में विभाजित सूबे। कश्मीर आते थे इनके समय में। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आते हैं रंजीत सिंह की राज्य में सम्मिलित कौन था? तो ध्यान रखें, श्रीनगर तो सम्मिलित था। ठीक है, रंजीत सिंह का वित्त मंत्री कौन था? वित्त मंत्री का नाम था इनका दीनानाथ। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, VBI याद रखिए। ठीक है, दीनानाथ की बात करेंगे, इनके वित्त मंत्री था। रंजीत सिंह ने वित्त मंत्री दीनानाथ। फकीर अजीमुद्दीन की बात करेंगे तो उनका विदेश मंत्री था। ठीक है, रंजीत सिंह की विशेष आदर्श सेना फौज ए खास कहते थे, जिसका गठन 1822 में जनरल बंतूरा तथा अलाड द्वारा किया गया था। इलाही बख्श उनके तोपखाने का कार्यवाहक था। तो इलाही बख्श जो था तोपखाने के कार्यवाहक, वित्त मंत्री दीनानाथ, और फकीर अजीमुद्दीन जो था उसके विदेश मंत्री थे। ठीक है, इसके सेना में हिंदू, मुस्लिम, सिख सब थे। सिख संघ के 12 मिसलों को क्या बोलते थे? इनको क्या बोलते थे? इनको मिसल कहते थे। क्या बोलते थे? तो मिसल कहा जाता था। ठीक है, इनमें से सबसे प्रमुख मिसल जो था सुकर चकिया था। सुकर चकिया मिसल में ही मतलब क्या था? महा सिंह के पुत्र जो थे रंजीत सिंह जो थे, इन्हीं में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। ठीक है, बता महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? इनकी राजधानी लाहौर थी, लेकिन धार्मिक राजधानी की बात करेंगे तो अमृतसर हुआ करती थी। ठीक है, बिल्कुल, लाहौर में अदालत आला की स्थापना भी इन्होंने ही की थी। राणा रणजीत सिंह ने, ठीक है, किस स्थान पर अदालत आला की स्थापना की थी? तो लाहौर में अदालत आला की स्थापना की थी। ठीक है, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? तो शाह शुजा से प्राप्त किया था। ठीक है, ये अहमद शाह अब्दाली के पोता थे। शाह शुजा किसके पोता थे? तो अहमद शाह अब्दाली के पोता थे। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, बिल्कुल, शाह शुजा ने काबुल का राज्य पुनः प्राप्त करने के लिए रंजीत सिंह से सहायता मांगी और इसी अवसर पर उसने रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा भी जो था भेंट कर दिया। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे, बताना है अमृतसर की संधि 1809 के बारे में। निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। इस संधि के द्वारा पंजाब और ब्रिटिश भारत के बीच सतलुज की सीमा के रूप में निर्धारित किया गया। ठीक है, इस संधि के बाद महाराजा रणजीत सिंह के जम्मू, मुल्तान और कश्मीर को अपने अधिकार क्षेत्र में मिला लेने पर समर्थ थे। ठीक है, इस संधि के महाराजा रणजीत सिंह जम्मू, मुल्तान और कश्मीर को अपने अधिकार क्षेत्र में मिला लेने पे समर्थ हुए थे। दोनों सही लग रहा है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, दोनों सही। सतलज नदी को सीमा मान लिया गया था, 1809 में हुआ था। इसमें जो भूमिका, जो किसकी भूमिका थी अमृतसर की संधि में? ठीक है, चार्ल्स मेटकॉफ। किसकी भूमिका थी? तो चार्ल्स मेटकॉफ, वहां का चार्ल्स मेटकॉफ जो था ना, ठीक है, अच्छा अधिकारी था, बाद में रेजिडेंट वगैरह भी बनाया गया था। ठीक है, अमृतसर की संधि किसके बीच में हुई? तो ध्यान रखना, अंग्रेजों और रणजीत सिंह के बीच में अमृतसर की संधि होती है। ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो ध्यान रखिए, खड़क सिंह। ठीक है, खड़क सिंह जो थे उनके उत्तराधिकारी हुए। द्वितीय सिख युद्ध में निर्णायक युद्ध किस स्थान पे हुआ? तो ध्यान रखेंगे, गुजरात में हुआ था। दो लड़ाई लड़ी गई थी, पहले चिड़ियावाला और फिर गुजरात में। ठीक है, दोनों में जो थे सिख शक्ति जो थी, दोनों में मतलब क्या हुआ? पराजित हुआ। ठीक है, भैरववाला की संधि के अनुसार अंग्रेज रेजिडेंट महाराजा दलीप सिंह के राज्य का संरक्षक था। यदि कोई विद्रोह हुआ तो उसका उत्तरदायित्व अंग्रेजों का था, महाराज का नहीं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, यहाँ पे क्या होता? संधि होता। उस समय भारत का गवर्नर कौन था? डलहौजी था। कौन था? डलहौजी था। ठीक है, ध्यान में रखना, इस समय डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल। डलहौजी के पास इस विलय का कोई वैधानिक और नैतिक अधिकार नहीं था। मेजर इवांस बैल ने, ठीक है, तो बैल साहब थे, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी। तो बैल साहब ने कहा था, भाई साहब ये संगीन विश्वासघात है। ठीक है, डलहौजी काफी खुश हो गया था, उसको लगा था अरे हम लंदन में जाएंगे ना तो हमको तो कम ना कम कोई ना कोई मिनिस्टर का पद तो दिया गया, लेकिन इसका अंत इतना बुरी तरीके से होता है क्योंकि 1857 के विद्रोह होती है। 1857 का विद्रोह का सारा ठिकरा जिसपे पड़ने वाला था, किसके ऊपर? डलहौजी के ऊपर पड़ने वाला। ठीक है, तो पूरे लंदन में, पूरे ब्रिटिश एम्पायर में, लंदन के पूरे, ब्रिटेन के पूरे नागरिक ने जिम्मेदार किसको माना? डलहौजी को माना। तो ये इतना खुश था तो वहां पे जाने पे इनको अच्छा खासा पद मिल जाता हाउस ऑफ लॉर्ड्स में या फिर हाउस ऑफ कॉमन्स में, लेकिन इसको कुछ मिला नहीं, बशर्ते इसकी बेइज्जती हुई। ये व्यक्ति घर से निकलना बंद कर दिया और 40 वर्ष की अवस्था में, 40-42 साल की अवस्था में इसकी मौत हो गई। ठीक है, मतलब काफी अकेला महसूस करने लगा था ये। ठीक है, पंजाब के सिख राज्य को किस वर्ष अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लिया गया? तो साल थी 1849 की। ठीक है,
पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पे शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन 3% का सदस्य था? ठीक है, इलियट नहीं था, इलियट तो था, किसको लिया भाई इसके आंसर? हेनरी लॉरेंस, इलियट था, और रॉबर्ट मॉन्टगोमरी भी था। ठीक है, देखना पड़ेगा इसका आंसर। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी वर्ष 1849 में पंजाब विलय के पश्चात वहां के शासन कार्य संचालन हेतु 3 सदस्यों की एक समिति गठित की, जिसके अध्यक्ष को था हेनरी लॉरेंस तथा दो सदस्य लॉरेंस एवं चार्ल्स ग्रेविन मार्शल थे। हेनरी लॉरेंस की प्रासंगिक उत्तरदायित्व सौंपा गया था। लॉरेंस के पास भू राजस्व था, चार्ल्स मैसन के पास न्यायिक विभाग था। अतः स्पष्ट है कि इलियट और रॉबर्ट मॉन्टगोमरी पंजाब के शासन के लिए गठित 3% का सदस्य नहीं थे। मतलब ये भी नहीं था, ये भी नहीं था। ठीक है, हेनरी लॉरेंस थे, जॉन लॉरेंस थे। ठीक है, मतलब क्या थे यहाँ पे जॉन लॉरेंस भी था, चार्ल्स ग्रेविन भी था, और हेनरी लॉरेंस भी था। हेनरी लॉरेंस को एडमिनिस्ट्रेशन को दिया गया, जॉन लॉरेंस के पास रेवेन्यू दिया गया था, अब मैसन के पास जो था न्यायिक था। ठीक है, इसको आप चाहे तो ध्यान में रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा बढ़िया प्रश्न है ये, यूपी पीसीएस मेंस में पूछा। निम्नलिखित में से कौन डोगरा रणजीत सिंह के बेटे शेर सिंह के समर्थक थे? ठीक है, गुलाब सिंह, ध्यान सिंह, सुच्चा सिंह, या फिर सभी थे? ठीक है, सभी के सभी समर्थक थे। तो डोगरा राजा जो थे ये सबके सब किसके थे? डोगरा बंधु के तौर पे जाने जाते थे। गुलाब सिंह, ध्यान सिंह, सुच्चा सिंह, ये सबके सब रणजीत सिंह के बेटे शेर सिंह के समर्थक थे। ठीक है, ध्यान में रखना है। डोगरा जो था जम्मू कश्मीर के राजघराना था, ये भी आप चाहे तो याद रख सकते हैं। ठीक है, सिख साम्राज्य के अंतिम राजा 38 से लेके 1893 तक, 1893 में इनका देहांत हुआ था, सो बात बताई जा रही है। ठीक है, 38 में इनका जन्म हुआ था। सिख साम्राज्य के अंतिम राजा की बात करेंगे तो अंतिम राजा कौन थे? तो दिलीप सिंह की बात करेंगे तो इनके अंतिम राजा थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ 1718 की अधिनिष्ठ, ठीक है ध्यान में रखना है, अधिनिष्ठ संधि की बातचीत की थी? ठीक है, तो ध्यान में रखें क्या होंगे? चार्ल्स मेटकॉफ। ठीक है, तो 1717-18 में अधिनिष्ठ संधि की बातचीत किसने की थी राजपूतों के साथ? तो चार्ल्स मेटकॉफ ने। ठीक है, तो लॉर्ड विंडो प्रथम, डोगरा से था ना, जम्मू कश्मीर का जो लास्ट था। हाँ डोगरा, बिल्कुल। हाँ, ये जो आपको ये जो थे ना, क्या नाम है इनका, हरि सिंह जो था वो भी डोगरा से संबंध थे, आते थे। ठीक है, तो 1718 की अधिनिष्ठ संधि बातचीत जो थी राजपूताना के साथ जो थी देशी रियासत को लेके, चार्ल्स मेटकॉफ इसको देख रहे थे। लॉर्ड विंटो प्रथम कर बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स बनकर आया। वह ब्रिटिश आधिपत्य को भारत पे थोपना चाहता था, जिसके लिए मराठा और पिंडारियों का दमन आवश्यक था। उधर राजपूताना स्टेट भी इसके लगातार आक्रमण से प्रभावित हो रहे थे। इसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट राजपूताना स्टेट का साथ चाहती थी, इसीलिए चार्ल्स मेटकॉफ ने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ 1717-18 में अधिनिष्ठ संधि की बात की थी। निजाम उल मुल्क किस स्वतंत्र राज्य की स्थापना था? निजाम उल मुल्क किसके थे? तो हैदराबाद के, ध्यान में रखना है। ठीक है, इनको उपाधि निजाम उल मुल्क की उपाधि किसने दी थी? तो मोहम्मद शाह ने दी थी। ठीक है, ध्यान में रखना। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य के समय 1724 में सूबेदार किनकिलिज खान ने किया था। मुगल बादशाह मोहम्मद साहब ने किनकिलिज खान को आसफ जाह एवं फर्रुखसियर ने खान खाना में निजाम मुल्क की उपाधि दी थी। अरे इसको चेक कीजिएगा ज्यादा। ठीक है, मेरे हिसाब से निजाम उल मुल्क की उपाधि जो थी ना, इसको फर्रुखसियर ने नहीं, मोहम्मद शाह ने दी थी। इसको निजाम उल मुल्क की उपाधि और उसको बुहरान उल मुल्क की उपाधि। ठीक है, दोनों के दोनों मोहम्मद शाह ने ही दिया था, चेक कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार करें। हैदराबाद राज्य से आरकोट की निजामत का उदय हुआ, विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज्य का उदय हुआ, या फिर बात करेंगे तो रुहेलखंड राज्य का गठन अहमद शाह दुरानी द्वारा अधिकृत राज्य क्षेत्र से हुआ। ठीक है, तो 2 और 3 की बात करेंगे तो आपका सही होना चाहिए। ठीक है, क्या इसका सही आंसर लिया है? तो उसको फारूक सियारी दिया था निजामुल मुल्क को। फर्रुखसियर है? हाँ, फारूक सियारी। अच्छा, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार में से कौन कर? हैदराबाद राज्य से आरकोट के निजामत का उदय हुआ। ठीक है, और विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज्य का उदय हुआ, दोनों सही है। रुहेलखंड राज्य का गठन अहमद शाह दुरानी द्वारा अधिकृत राज्य क्षेत्र से हुआ। ठीक है, इसको गलत ले लिया है।
हालांकि जो रुहेलखंड जो था ना, अहमद अब्दाली के द्वारा क्षेत्र से अव्यवस्था जो उत्पन्न हुई थी उसके वजह से मतलब हुआ था। ठीक है, स्वतंत्र रुहेलखंड की स्थापना गंगा घाटी क्षेत्र में बीर दाऊद एवं उसके पुत्र अली मोहम्मद खान ने किया था। ठीक है, ध्यान में रखना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। चलिए, हाँ इसमें जो है ना, निजामुल मुल्क का खिताब उसको दिया था फारूक सियार ने, ठीक है, और आसिफ जहां का जो दिया था वो मोहम्मद शाह ने दिया था। तो दोनों अलग अलग उसका टाइटल था। हाँ 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 हाँ, वही वही थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। बताइए इसका आंसर क्या होगा 74 का? Following did not rebel against इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? राजा ऑफ विजयनगरम होगा, नहीं निजामुल मुल्क होगा, ये तो एकदम सही है। हैदराबाद बाकी का सब निजाम कब विरोध किया था? ये तो समर्थक था ना इसका, हाँ वो तो शुरू से बस। शुरू से उसका समर्थक था। ठीक है, इसने कभी भी विरोध नहीं किया। 64 बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया है, निजाम ऑफ हैदराबाद की बात करेंगे। इसने कभी भी मतलब इन्होंने विरोध नहीं किया था। 1798 में इसने क्या किया था? सहायक संधि को भी इसने क्या किया था? स्वीकार कर लिया था। ये भी आप चाहो तो ध्यान में रखेंगे। ठीक है, 1794 में विजयनगरम के शासक ने विद्रोह कर दिया क्योंकि कंपनी ने विजयनगरम के राजा को अपनी सेना भंग कर देने तथा 3 लाख रुपए देने को विवश किया। ठीक है, इस वजह से 1805 में वेलेस्ली ने त्रावणकोर के महाराज से सहायक संधि के लिए विवश कर दिया। फलस्वरूप त्रावणकोर के दीवान बेलूथम्पी ने विद्रोह करे। बेलूथम्पी का विद्रोह याद रखेगा। ठीक है, दक्षिण भारत विशेषकर डिंडीगुल एवं मलाबार में पोलीगारों का विद्रोह 1801 से लेकर 5 तक हुआ था। ठीक है, जो कि नई भू राजस्व व्यवस्था का विद्रोह करे। पोलीगार का विद्रोह आपको पता ही है। ठीक है, हैदराबाद ने नहीं किया था। दक्कन दक्षिण तथा हैदराबाद राज्य आधिकारिक रूप से भारतीय संघ में किस वर्ष शुरू हुए? 1948 में। ठीक है, कौन सा मिशन? तो क्या नाम था? ऑपरेशन पोलो। ठीक है, ध्यान में रखना, ऑपरेशन पोलो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 75, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 80। ठीक है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 24 और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। मिलान करना है। ठीक है, तो मिलान कीजिए। सी उत्तर लिया है, क्या होगा? ए का 3। 75 में क्या हुआ था? प्रथम आंग्ल मराठा हो जाएगा। 80 में क्या हुआ था? द्वितीय आंग्ल मैसूर हो जाएगा, 80 से लेकर 84 तक। 24 से 26 तक ये बर्मा वाला चलेगा और आंग्ल अफगान वाला 38 तक चलेगा। ठीक है, तो 75 में आंग्ल मराठा युद्ध, 80 में 80 से 84, ये 75 से 82 चलेगा, 80 से 84 चलेगा, 24 से 26 चलेगा। ये 38 से कब तक चलता है मुझे ध्यान नहीं है। ठीक है, देख लेना आप। निम्नलिखित सही कालक्रम क्या है? हाँ वही 40 42 40 39 40 तक होगा आई थिंक। ठीक है, निम्नलिखित का सही कालक्रम क्या है? नीचे दिए गए कूट सहायता से सही उत्तर का चयन। अमृतसर की संधि क्या हुआ था? 1809 में। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में। ठीक है, 1799 में। और ये लाहौर की संधि 1849। 1849 में। ठीक है, 46 हुआ था लाहौर की संधि। 1849 में सिख साम्राज्य समाप्त हो गया था। ठीक है, ईस्ट इंडिया का साथ ट्रीटी की बात करेंगे मेवाड़ के 1818 में, हेस्टिंग्स के समय में। तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर 99 में, अमृतसर की संधि 1809 में, ईस्ट इंडिया कंपनी के मेवाड़ की संधि 1818 में, लाहौर की संधि की बात करेंगे तो 1846 में हुआ था। ठीक है, ध्यान में रखना है। आप चलेंगे निम्नलिखित में से किस युद्ध के दौरान फौज के टिकान सरहद की रक्षा करते और धावा प्रारंभ करने के लिए सामरिक स्थान के रूप में प्रयोग करने के लिए पहाड़ी हिल स्टेशन के रूप में शिमला की स्थापना की गई? तो ध्यान रखना, एंग्लो गोरखा युद्ध के दौरान शिमला की स्थापना की गई थी। ठीक है, 14-16 के बीच में हुआ था ना, ध्यान में रखना। सुगौली की संधि हुई थी ना उसी के समय में। ठीक है, सुगौली की संधि ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से किसने हस्ताक्षर किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई। ठीक है, तो पेरिस ब्रैडशॉ। ठीक है, तो काफी उधर से जो थे थापा थे। ठीक है, जो कि ध्यान में रखेंगे बड़े अधिकारी थे, और इधर जो थे ब्रैडशॉ। ठीक है, ध्यान रखें क्या नाम है? ब्रैडशॉ। ठीक है, 1816 में अनुमोदित सुगौली की संधि अंग्ल नेपाल युद्ध की समाप्ति हुई। नेपाल की ओर से इस पर राजा गुरु गजराज मिश्र। ठीक है, इस पर राजगुरु गजराज मिश्र। ठीक है, ध्यान रखना है। हालांकि सेनापति जो थे वीर सिंह थापा की क्या नाम था? सर सेनापति था, गोरखा सेनापति था। ठीक है, किनका माइक को कर रहा है यार? गुरु गजराज की बात करेंगे। कंपनी की ओर से लेफ्टिनेंट कर्नल पेरिस ब्रैडशॉ जो थे, यहाँ पे इन्होंने हस्ताक्षर। ये बात करेंगे सुगौली जो था बिहार के किस जिला में है? पश्चिमी चंपारण। ईस्ट चंपारण।
ठीक है, नॉट वेस्ट, इट्स ईस्ट, ठीक है, गलती हो रहा है, बेसिक क्वेश्चन है और गलती हो रहा है, ठीक है। मोतिहारी के पास में पड़ता है, ठीक है, ध्यान में रखना है, कहाँ पे पड़ता है, ये आपको मोतिहारी के पास में पड़ता है, इसको भी आप चाहे तो ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। चलिए आगे चलते, आगे देखेंगे। चलिए बताइए यहाँ पर और भी कुछ संधि दिया, बीपीएससी में संधि बहुत पूछता है, ठीक है। ये प्रथम आंगल मराठा युद्ध की बात करेंगे तो 75 से 82 हुआ तो गलत है। द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध की बात करेंगे तो 80 से 84 हुआ तो ये भी गलत है, ठीक है। प्रथम बर्मा युद्ध ये तो ठीक है 45-46 में, दूसरा सिख युद्ध हुआ था 46 में, लाहौर की संधि हुई थी, ठीक है। तो 3 और 4 की बात करेंगे तो आपका सही है, ठीक है, मिला लेना आप लोग इसको, एस.के. पांडे से लिया गया है। निम्न में से किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था, ठीक है। तो ग्वालियर नहीं मिला था, ध्यान में, सिंध मिल गया, अवध मिल गया, सतारा में मिल गया, ग्वालियर नहीं मिला था, ठीक है। सिंध का विजय एलन के समय में हुआ था, सतारा 1848 में डलहौजी के शासनकाल में, ध्यान में रखना है। संबलपुर 1849 में, जैतपुर भी, ठीक है, बगाट 50 में, उदयपुर 52 में, झांसी 53 में, नागपुर 54 में, करनौली, ठीक है, 55 में मिला था, ठीक है। अवध का कुशासन के आरोप में 56 में मिला लिया गया था, ठीक है। तो ये सभी पूछा जाता है। सिख साम्राज्य को 1849 में मिला लिया गया था, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। बक्सर का युद्ध मीर जाफर के विरुद्ध क्लाइव था, तो बक्सर के युद्ध में मीर जाफर क्या करने आएगा, ठीक है। बांडी बैस में फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, राइट है, कोई दिक्कत नहीं है। बात करेंगे चिलियावाला के डलहौजी के विरुद्ध मराठे थे, गलत है। डलहौजी के विरुद्ध पंजाब इंपायर। खुर्दा के निजाम और ईस्ट इंडिया कंपनी, खुर्दा के निजाम और ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं थे, ठीक है, ये भी गलत है, ठीक है, ध्यान में रखना है, बिल्कुल। तो यहाँ पे खुर्दा के युद्ध में मराठा वर्सेस निजाम था, ठीक है। चिलियावाला का युद्ध अंग्रेजों तथा सिखों के बीच में 1849 में लड़ा गया था। एक चिलियावाला का युद्ध होता है पहले, और उसके बाद गुजरात का युद्ध होता है। तो निर्णायक कौन था, तो गुजरात का युद्ध जो था निर्णायक था, हालांकि सिख शक्ति दोनों में पराजित होती है। कर्नाटिक वार की बात करेंगे, प्रथम कर्नाटिक वार कब हुआ था, कब हुआ था बताइए, 46-48 किसकी हार हुई प्रथम कर्नाटिक वार में, ठीक है। एक तरह से देखेंगे, सॉरी, ठीक है, देखिए प्रथम कर्नाटक युद्ध की बार एक्सलाचपल की संधि से अंत होता है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में पेरिस की संधि से अंत होता है। तृतीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक रहा था, और प्रथम मैसूर युद्ध में ब्रिटिश इंडिया कंपनी की हार हो जाती है, ठीक है। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक रहा था, तृतीय कर्नाटक युद्ध में पेरिस की संधि हुई, प्रथम कर्नाटक युद्ध में एक्सलाचपल की संधि हुई, ठीक है, ध्यान में रखना। प्रथम चेरी की संधि किस, हाँ, चेरी की संधि किसमें होती है? पौंडीचेरी की संधि किसमें हुई थी, सेकंड में या थर्ड? सेकंड में हुआ था क्या? अब ना मेरा दिमाग आप काम नहीं कर रहा, ठीक है, आप नहीं लोग कर खुद रहा था, सोचिए। एकदम मेरा मेरा एकदम ये घूम गया। थोड़ा 5-7 क्वेश्चन बाकी है, वो करवा के बंद करता हूँ, ठीक है। पढ़ना भी होगा तो 10 मिनट के बाद ऑन करेंगे, ठीक है। अभी कुछ पूछिए उसकी, ठीक है, करवाने दीजिए हमको, सब बता देंगे, सब संधि बता देंगे, रुकेंगे, ठीक है। कुछ घुस गया एकदम खराब। हाँ, ठीक है, अब मेरा ना शोषण शक्ति कम हो गया, ठीक है। प्रथम मंगल बर्मा युद्ध एक संधि से समाप्त होता है, उसको यांडबू की संधि बोलते हैं, 1826 में हुई थी, ठीक है। लोअर बर्मा का जो इलाका जो था ना, पीगू वगैरह, उस पर अधिकार कर लिया था, ठीक है। 28 में हुआ था, 28 में, 26 में, नॉट 28 में। इतना भी दिमाग मेरा काम नहीं कर रहा, ठीक है, इतना काम कर रहा है, ये सब तारीख मुझे याद है, ठीक है। वो जो संधि जो होता है ना, उधर हम ध्यान से मेरा उतर जाता है, ठीक है। ये सब तारीख तो बहुत फेमस है, 26 में हुआ था, ठीक है, ध्यान में रखना, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा है कि यानबू की संधि 1826, सलावे की संधि 82, गंडवा की संधि अफगानिस्तान एम्पायर के साथ किया गया था, ठीक है। 1879 में सर्फनिस्ट है। तो इन संधियों द्वारा विभिन्न भारतीय शक्तियों को ब्रिटिश को हराने के लिए गठजोड़ बनाए गए थे। इस संधियों के दक्षिण एशियाई शक्तियों को नियंत्रित करने के ब्रिटिश को समर्थन था। इन संधियों को विदेश में भारतीय संस्कृति को प्रसार को आगे बढ़ाया क्या था, तो ध्यान रखें ये था, ठीक है। मतलब दक्षिण एशियाई शक्तियों को नियंत्रित करने से ब्रिटिश को समर्थन किया, ठीक है, ध्यान में इसको रखना। गंडवा की संधि कब हुआ था, ये आई थिंक अफगानिस्तान में हुआ था ना, हाँ, अंगल अफगान युद्ध के पश्चात गंडवा की संधि 1879 में की गई थी, ठीक है। अरे अफगानिस्तान को लोग इसलिए कंट्रोल करना चाहते थे, इनको डर लगता था उससे कहीं उधर अफगानिस्तान को पार कर रसिया न चला है, ठीक है। अब अफगानिस्तान जो था ना, ब्रिटिश एम्पायर और रसिया के बीच में ना बफर स्टेट बना था, तो इसलिए अफगानिस्तान के ऊपर जो थे ये लोग गिरे हुए थे, ठीक है। पहुंच गया था इसलिए भी।
हाँ बिल्कुल, यहाँ पे कुछ मतलब युद्ध दिया हुआ है, ट्रीटी दिया हुआ है, ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट आंसर पे ही चलते हैं। तृतीय कर्नाटक युद्ध में पेरिस की संधि होती है 63 में, ठीक है, 58 से लेके 1758 से लेके 63 तक चलती है, ठीक है। हालांकि सप्तवर्षीय युद्ध का परिणाम है, तो 1756 से 63 भी आप बोल सकते हो। तृतीय मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम होता है 92 में, प्रथम मराठा युद्ध में सालाबाई की होता है 82 में, और प्रथम अंगल सिख युद्ध में लाहौर की संधि होती है 46 में, ठीक है। बैटल ऑफ बक्सर की बात करें 64, ठीक है। सब्सिडी अलायंस की बात करेंगे तो क्या है भाई सब्सिडी अलायंस? सहायक संधि की शुरुआत कब हुई, सो पूछ रहा है क्या? ईस्ट इंडिया कंपनी के मोनोपोली का इसमें अंत कर दिया गया 13 में, ठीक है। और सहायक संधि का पूछ रहा है, तो ये सहायक संधि 1798 में बेलेजली आता तब ना शुरू करता है। 1798 ही होगा। और ये क्या मैं लगा रहा हूँ यार, दिमाग नहीं काम कर रहा है, ठीक है। व्यापार सबके लिए खोल कब दिया गया? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार कब होगा? 13 में, ये 33 हो जाएगा, ठीक है, 13 33, ठीक है। तो बक्सर 64 हो जाएगा। सहायक संधि 98 में, ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार सभी के लिए खोल दिया गया 33 में, और एकाधिकार सॉरी ऊपर ऑप्शन गलत दिया। क्या ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत का व्यापार गलत लिखे हुआ है ना? ऑप्शन अजीब से किया हुआ है। अरे ये 33 होगा और ये 13 होगा। सही बोल रहा हूँ कि मैं ही उल्टा सोच रहा हूँ? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार। तो वो प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन जाती है। ठीक है, तो ये सही है ना? मैं सही लिखा कि मैं गलत लिख रहा हूँ? ठीक है ना, उल्टा कर दिया ना ये। हाँ, लेकिन उसमें क्वेश्चन में पूछा है कि विच इज नॉट करेक्ट, उस हिसाब से तो एक ही होना चाहिए ना। ठीक है, रहने दीजिए, हम लोग को पता है ना, दिमाग हम लोग काम समझ नहीं गए। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 65 में। मैंगलोर की संधि कब हुई थी? सालाबाई के 82 में। मद्रास की संधि कब हुई थी? 69 में। मैंगलोर का कब हो जाएगा? 84 में, ठीक है। 84। हाँ, तो मद्रास 69, सालाबाई 82, मैंगलोर 84, इलाहाबाद 65, ठीक है। अब आते हैं, एक तो इसका टाइपिंग इतना है ना, सही मिलाने में बनता नहीं है। टाइपिंग जो है ना सो बहुत खराब दिया है, ठीक है। इतना बड़ा बड़ा लिखने का क्या जरूरत था, हिंदी इंग्लिश अलग बना देते हैं। द्वितीय अंगल मैसूर 80 से 84 तक। फ्रांसीसी युद्ध, द्वितीय अंगल फ्रांसीसी युद्ध 50 से 54, ठीक है। द्वितीय अंगल मराठा युद्ध 3 से 5, और 3 से 5 होता है बसिन की संधि के बाद ये शुरू होता है, ठीक है। और अफगान युद्ध की बात करेंगे तो 78 से 80 के। ये द्वितीय अंगल अफगान युद्ध में कौन सी संधि होती है? 49 से हुआ था ना सर, वो पोंडिचेरी की संधि हुई थी 49 से 54 के बीच में। 1800, ये ठीक है, 1749 से लेकर 54 तक मानते हैं इसको। इसमें कौन सी संधि हुई थी 1879 में? पोंडिचेरी अरे द्वितीय अंगल अफगान युद्ध में गंडमक की संधि हुई थी, ठीक है। हाँ, आप लोग भी लगता है आप निंदा आ रही है आप लोग को। कौन बोला था 90 को क्वेश्चन 91 को, उसको सजा मिलना चाहिए, ठीक है। दक्षिण भारत में 18वीं शताब्दी में अर्काट राज्य के निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा सही है? अर्काट के शासक राजवंश के संस्थापक दाऊद खान पन्नी और शराउतुल्ला थे। 1740 में अर्काट इंग्लिश और डच ईस्ट इंडिया कंपनियों के बीच दीर्घकालीन संघर्ष का स्थल बना रहा। हटाओ, आंसर क्या देखने रहा है? बी, ठीक है। क्या है इसका? 1, 2 और 4 सही है, ठीक है। देख लीजिए, पहला तो सही है, दोनों तो सही ही था, ठीक है। चौथा भी सही है, दक्षिण भारत में उस समय उभरने वाला दूसरा राज्य मैसूर भी था, बिल्कुल ठीक है। ये भी सही है, ये गलत है, ठीक है। इसका गलत है, तीसरा गलत है, ठीक है। 18वीं से विकेंद्रीकरण अर्काट राज्य की एक प्रमुख विशेषता। अरे भाई साहब, कोई भी स्टेट विकेंद्रीकरण डिसेंट्रलाइज कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता है। नहीं हो सकता है क्या? उस समय, जिस समय की बात हम लोग करें, कोई भी स्टेट डिसेंट्रलाइज हो सकता है? नहीं हो सकता इस वक्त में तो नहीं था। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल नहीं हो सकता।